शूटिंग के दौरान इस्तेमाल किया गया कैंसर का वो नकली डायग्नोसिस मैं घर ले आया। मेरी कॉन्ट्रैक्ट वाइफ लू रुआन, जो हमेशा मुझसे दूरी बनाकर रखती थी, डिनर के दौरान अचानक पूछ बैठी, तुम्हारे पास कितने महीने बचे हैं? मैंने सोचा वो हमारे 5 साल के शादी के कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रही है, तो मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, थोड़ा सा, 1 महीना बाकी है। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुप हो गई। कुछ समय बाद जब मैं चुपचाप विदेश चला गया था ताकि नया साल सुकून से बिता सकूं, तब एक दोस्त से सुना कि लू रुयन अपने बीमार पति को पागलों की तरह ढूंढ रही है। वो चाहती थी कि उसे ढूंढा जाए, जिंदा या मुर्दा कोई फर्क नहीं, जरूरत पड़ी तो वो जमीन भी खोद डालती। मैनेजर ल्यू, खाना तैयार है, हम खा सकते हैं। लेकिन ल्यू रुयन अभी भी उसी कैंसर डायग्नोसिस में खोई हुई थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो सिर्फ शूटिंग का एक प्रॉप था। वो जैसे ही होश में आई, सामने मेज पर 3 डिश और एक सूप रखा था, सब कुछ लू रुअन की पसंद का। लेकिन आज उसका खाने में जरा भी मन नहीं था। उसने बस 2-3 कौर खाए, फिर मेरी तरफ देखते हुए पूछा, कितना समय बाकी है? मैं थोड़ा चौंक गया। एक पल सोचा, फिर समझ आया, वो कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रही है। थोड़ा सा, 1 महीना। मैंने फिर वही जवाब दिया। वैसे भी इस दिन के लिए मैं कब से तैयार था। जब हमारी शादी हुई थी तब ल्यू रुयन की सेक्रेटरी ने मुझे साफ साफ चेतावनी दी थी। उसने मुझसे शादी सिर्फ परिवार के दबाव में नहीं की थी। असल वजह ये थी कि मेरा चेहरा उसके वाइट मूनलाइट जैसा था। वो इंसान जिससे वो प्यार करती थी और जो 5 साल पहले विदेश चला गया था। सीधे शब्दों में कहूं तो मैं बस उसका विकल्प था, और अब वो वाइट मूनलाइट वापस आने वाला था। आज उसने खुद ही कॉन्ट्रैक्ट की बात छेड़ी, तो जाहिर था वो चाहती थी कि मैं रास्ते से हट जाऊं। मैंने बोलना खत्म किया तो देखा ल्यू रुयन हल्का सा भौहें सिकोड़ रही थी। मैंने मन ही मन आ भरी और कहा, चिंता मत कीजिए मैनेजर ल्यू, समय आने पर मैं खुद ही चला जाऊंगा, आपको किसी परेशानी में नहीं डालूंगा। मैं समझता हूं आखिर वो इंसान है जिसका आपने 5 साल तक इंतजार किया है। ऐसे में उसके लौटने पर मेरे साथ खड़े रहने का कोई मतलब नहीं। इन सालों में ल्यू रुयन ने मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया था। शायद मुझे उसे ऐसी मुश्किल स्थिति में नहीं डालना चाहिए। ऐसा करते हैं मैनेजर ल्यू, मैं जितनी जल्दी हो सके घर छोड़ दूंगा। बस योंगचेन में नया घर ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। क्या आप मुझे 3 दिन दे सकती हैं? उसके बाद मैं तुरंत निकल जाऊंगा। तुम्हें इतना जल्दी जाने की इतनी इच्छा है? उसका सवाल अजीब था और उसके चेहरे पर हल्की सी झुंझलाहट भी साफ दिख रही थी। मैं समझ नहीं पाया क्यों। ल्यू रुयन अचानक खड़ी हो गई। उसका चेहरा सख्त हो गया था। मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा, यहीं रहो। इतना कहकर वो सीधे स्टडी रूम में चली गई। मैं वहीं खड़ा रह गया, पूरी तरह उलझा हुआ। ल्यू रुयन आमतौर पर खुद से मुझसे बात नहीं करती। अगर करती है तो जरूर कोई जरूरी बात होती है। आज उसने खुद कॉन्ट्रैक्ट की बात छेड़ी थी। तर्क के हिसाब से वो सब कुछ जल्दी खत्म करना चाहती थी, और मैंने तो खुद ही जाने की पेशकश कर दी थी। तो फिर वो नाराज क्यों लगी? मैंने ध्यान से सोचा और शायद अब समझ आया। आखिर वो एक मल्टी मिलियन कंपनी की प्रेसिडेंट है। कॉन्ट्रैक्ट उसके लिए बहुत मायने रखता है। शायद वो आखिरी 1 महीने को भी उसी समझौते के हिसाब से पूरा करना चाहती है। वो हमेशा ऐसी ही रही है इन सालों में, चाहे वो मुझसे दूर रही हो, लेकिन उसने कभी अपना वादा नहीं तोड़ा। और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को इतना महत्व देती है तो मुझे भी संवेदनशील होना चाहिए। बेहतर होगा मैं जितनी जल्दी हो सके अपने लिए नई जगह ढूंढ लूं। डिनर के बाद घर की सफाई निपटाकर मैं कॉफी टेबल पर रखा एक फोल्डर उठाकर अपने कमरे में चला गया। 3 दिन बाद इस फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली थी। मुझे जल्दी से स्क्रिप्ट अच्छे से समझनी थी। जैसे ही मैंने फोल्डर खोला, मैं थोड़ा चौंक गया। ये वही डायग्नोसिस था जो मैं अपने साथ ले आया था। असल में ये सिर्फ मेरे किरदार के लिए इस्तेमाल किया गया एक प्रॉप था। शायद सिस्टर डब्लू ने गलती से इसे स्क्रिप्ट के साथ ही पैक कर दिया था। डिनर के बाद मैं डेस्क पर बैठ गया और ध्यान से स्क्रिप्ट पढ़ने लगा। मैं हमेशा से ऐसा ही रहा हूँ, जो भी करता हूँ पूरी लगन और ईमानदारी से करता हूँ। इस बार सिस्टर गू ने जो रोल मुझे दिलाया था, भले ही वो सिर्फ एक सपोर्टिंग किरदार था और पूरी प्रोडक्शन भी एक लो बजट वेब सीरीज थी, फिर भी मैंने पूरे जोश के साथ उस किरदार की पर्सनैलिटी को समझने में खुद को झोंक दिया। समय तेजी से बीतता गया और देखते ही देखते 9 बज गए। मैंने घड़ी की तरफ देखा, फिर उठकर किचन की तरफ चल पड़ा। ल्यू रुयन एक वर्कहॉलिक थी, खासकर पिछले कुछ सालों में जब से उसने फैमिली बिजनेस संभाला था। वो हर दिन इतनी व्यस्त रहती थी कि कई बार उसे खाने का भी समय नहीं मिलता था। धीरे धीरे इसी वजह से उसे पेट की गंभीर बीमारी हो गई।
जब मुझे इसके बारे में पता चला तो मैंने एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई। मैंने कई मशहूर पारंपरिक चीनी डॉक्टरों से सलाह ली, ढेर सारी मेडिकल किताबें खरीदी और एक खास तरह का औषधीय दलिया बनाना सीखा जो सच में कमाल का था। जब से लियू रेयान ने उसे खाना शुरू किया उसकी हालत में काफी सुधार आया, इसलिए हर रात मैं उसके लिए एक कटोरी दलिया जरूर बनाता था, चाहे वो घर आए या नहीं, बारिश हो या धूप। 5 साल तक मैंने बिना रुके ये सिलसिला जारी रखा और अगर एक अच्छे कर्मचारी की बात हो तो मैं खुद को पूरी तरह काबिल मानता था। थोड़ी ही देर में खुशबूदार दलिया तैयार हो गया। मैंने एक बड़ा कटोरा भरा और स्टडी रूम की ओर बढ़ा, लेकिन दरवाजे तक पहुंचते ही अंदर से लियू रेयान की नर्म और कोमल आवाज सुनाई दी। वो फोन पर थी और उसकी आवाज इतनी अलग थी कि यकीन करना मुश्किल था कि ये वही ठंडी स्वभाव वाली लियू रेयान है। तुम उम्मीद से पहले वापस आ रहे हो, ठीक है, मैं तुम्हें एयरपोर्ट लेने आ जाऊंगी। मैंने पहले ही कहा है, वो और मैं सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में हैं। इन 3 सालों में मैंने उसे छूने तक नहीं दिया। 2 महीने में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, तब मैं उसे सब साफ बता दूंगी। मैं कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा जब तक उसने कॉल खत्म नहीं कर दी। फिर मैंने दरवाजा खटखटाया। उसने खोला तो मैंने शांत स्वर में कहा, प्रेसिडेंट लियू, मैंने टॉनिक तैयार किया है, गरम गरम पी लीजिए, मैं यहीं रखकर चला जाता हूँ। तभी उसने अचानक पूछा, तुम्हारी कोई इच्छा है? मैं एक पल को रुक गया, फिर हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा, क्योंकि मैं जानता था कि लियू रेयान हमेशा से दयालु रही है। बोर्ड संभालने के बाद उसने दर्जनों होप प्राइमरी स्कूल्स बनवाए थे और युनचेंग में एक जानी मानी समाज सेवी थी। शायद अब उसे एहसास हो गया था कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है। वो मुझे मुआवजा देना चाहती है ना? धन्यवाद प्रेसिडेंट लियू, मैंने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा। 5 साल पहले आपने मुझे एक बार में ही 5 मिलियन दे दिए थे और इन सालों में भी आपने मुझे छोटे बड़े कई तोहफे दिए हैं। आप मुझे पहले ही बहुत कुछ दे चुकी हैं। फिलहाल मेरी कोई खास इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आपका धन्यवाद। लियू रेयान कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसने आगे कुछ नहीं कहा। मैं जैसे ही मुड़कर जाने लगा उसकी आवाज फिर सुनाई दी। मैं एक डॉक्टर को जानती हूँ जो इस फील्ड में स्पेशलिस्ट है। उसकी नेशनल और इंटरनेशनल दोनों जगह बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है। खासकर फेफड़ों की बीमारियों के इलाज में वो काफी माहिर है। मैंने पहले ही उससे संपर्क कर लिया है। बाद में मैं तुम्हें उसकी डिटेल्स भेज दूंगी, तुम जाकर उसे दिखा लेना। ये सुनकर मेरे दिल में हल्की सी गर्माहट फैल गई। 5 साल पहले जिस अनाथालय में मैं रहता था, वहां अचानक आग लग गई थी। डायरेक्टर शेनान ने अपनी जान की परवाह किए बिना कई बार आग के बीच जाकर बच्चों को बचाया था। वो बुरी तरह जल गए थे और बहुत ज्यादा धुआं अंदर लेने की वजह से उनके फेफड़ों में गंभीर बीमारी हो गई थी। मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट उसी वजह से स्वीकार किया था ताकि ग्रैंडपा चेन का इलाज करवा सकूं और अनाथालय को दोबारा बना सकूं। ये सब मैंने कभी लियू रेयान को नहीं बताया था। मुझे लगा था उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब लगता है मैं गलत था। शायद उसने चुपचाप इन सब चीजों की जांच करवाई थी। धन्यवाद प्रेसिडेंट लियू, मैंने एक बार फिर सच्चे दिल से कहा। अगली सुबह मैं जल्दी उठ गया और एक अच्छा सा नाश्ता तैयार किया। लियू रेयान के जागने का इंतजार करते हुए मैं लिविंग रूम में खड़ा अपने डायलॉग्स की प्रैक्टिस करने लगा। ठीक 8:20 पर लियू रेयान अपने कमरे से बाहर आई, पूरी तरह तैयार, हमेशा की तरह संतुलित और प्रभावशाली। माना पड़ेगा, ये औरत सच में बेहद खूबसूरत थी। वो जो भी पहनती उस पर अलग ही निखार आ जाता। नाश्ता टेबल पर है, माइक्रोवेव में गर्म दूध रखा है, नाश्ते में कई तरह की चीजें हैं, जो पसंद हो वो खा लीजिए। लियू रेयान ने हल्का सा सिर हिलाया और डाइनिंग टेबल पर बैठकर छोटे छोटे नाजुक कौर लेने लगी। जैसा कि उम्मीद थी, एक अमीर परिवार की बेटी होने के नाते उसे बचपन से ही बेहतरीन परवरिश और शिक्षा मिली थी। उसके हर हाव भाव में एक अलग ही शालीनता और नजाकत झलकती थी, जो देखने वालों को सहज ही आकर्षित कर लेती थी। लियू रेयान को शांति पसंद थी, ऐसे में उसके सामने अपने डायलॉग्स की प्रैक्टिस करना ठीक नहीं था। मैं जैसे ही अपने कमरे की ओर लौटने लगा, उसने मुझे आवाज दी, सुनो, मैंने कल रात तुम्हारे लिए डॉक्टर जियान के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कर दिया है। वो आज साउथ ईस्ट एशियन हॉस्पिटल में एक एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए आ रही हैं। तुम बाद में सीधे उन्हें कॉल कर सकते हो। मैंने सिर हिलाकर उसका धन्यवाद किया। लियू रेयान ने फिर से सिर झुका लिया और चुपचाप अपना नाश्ता करने लगी। मैं अपने कमरे में वापस गया और खुद को तैयार करने लगा। थोड़ी ही देर बाद बाहर दरवाजा बंद होने की आवाज आई। शायद लियू रेयान ऑफिस के लिए निकल चुकी थी। तैयार होने के बाद मैं भी बाहर निकला और अस्पताल जाने के लिए टैक्सी लेने लगा। जैसे ही मैंने अपना फोन निकाला, मेरे सामने एक सफेद पोर्श आकर रुक गई। कार की खिड़की धीरे धीरे नीचे हुई और अंदर से लियू रेयान का खूबसूरत नाजुक चेहरा नजर आया। बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। मैं एक पल के लिए ठिठक गया। मैं अच्छी तरह जानता था कि ये कार लियू रेयान के लिए क्या मायने रखती है। उसकी तमाम लग्जरी कारों में से ये सबसे साधारण दिखने वाली थी, लेकिन ये उसके व्हाइट मूनलाइट की दी हुई बर्थडे गिफ्ट थी। वो इस कार को बेहद खास मानती थी।
करोड़ों की स्पोर्ट्स कारों की उसे परवाह नहीं थी, मगर इस कार को वो इतनी सावधानी से रखती थी कि उस पर हल्की सी खरोच भी उसे मंजूर नहीं थी। और सबसे अहम बात, उसने कभी किसी आदमी को इस कार में बैठने नहीं दिया था, मुझे भी नहीं। कोई जरूरत नहीं है प्रेसिडेंट लियू, मैं टैक्सी ले लूंगा। कहीं कार पर खरोंच आ गई या गंदी हो गई तो मैं इसकी भरपाई नहीं कर पाऊंगा। लियू रुयन की भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। मैं कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन उसकी ठंडी होती नजरों के सामने मेरे शब्द खुद ब खुद बदल गए। धन्यवाद। और मैं चुपचाप जाकर कार में बैठ गया। कार के अंदर अजीब सी खामोशी छा गई। तभी अचानक लियू रुयन ने उस सन्नाटे को तोड़ा। उसका सवाल सुनकर मैं पूरी तरह चौंक गया। तुम्हें कब पता चला? उसकी आवाज शांत थी। मैंने सोचा वो ग्रैंडपा चैन के बारे में पूछ रही है, तो मैंने जवाब दिया, 2 साल पहले। उसने हल्का सा भौहें सिकोड़ते हुए फिर पूछा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं पूरी तरह उलझ गया। आज वो जितना बोल रही थी उतना तो वो पहले पूरे साल में भी नहीं बोलती थी। लेकिन ये सोचकर कि वो चिंता में पूछ रही है, मैंने कहा, प्रेसिडेंट लियू काम में बहुत व्यस्त रहती हैं। मैं आपको इन बातों से परेशान नहीं करना चाहता था। उसकी आवाज में हल्की सी झुंझलाहट आ गई। भले ही ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो, लेकिन कानून के हिसाब से हम पति पत्नी हैं। तुम्हें ऐसी बातें मुझसे छुपानी नहीं चाहिए। फिर उसने हल्की सी सांस ली और धीरे से कहा, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो कभी भी मुझे कॉल कर सकते हो। आधा घंटा बाद मैंने दिल से उसका धन्यवाद किया। लियू रुयन ने बस एक नजर मेरी तरफ डाली और फिर कार घुमाकर अस्पताल से चली गई। अंदर दाखिल होते ही मैं सीधे तीसरे बेड की ओर बढ़ गया। उस पर एक 60 साल के करीब के बुजुर्ग लेटे हुए थे। उनके चेहरे पर भीषण आग के निशान। कई बार प्लास्टिक सर्जरी होने के बावजूद वो पूरी तरह ठीक नहीं हो पाए थे, लेकिन उनकी आंखों में अब भी साफ समझदारी से लगती थी। आज उनका मूड अच्छा लग रहा था। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान फैल गई। आओ, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना, काम जरूरी है। इस बूढ़े आदमी के पास रोज आने की कोई जरूरत नहीं है। दादाजी, मैंने आपके लिए फेफड़ों के एक स्पेशलिस्ट को ढूंढा है। वो आज अस्पताल में एक्सचेंज के लिए आई हैं। मैं थोड़ी देर में उनसे मिलकर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं उनके पास बैठ गया और उनके लिए सेब छीलने लगा। अभी मैंने आधा ही सेब छिला था कि तभी कुछ डॉक्टर राउंड पर अंदर आ गए। सबसे आगे एक लंबी महिला डॉक्टर थी। चेहरे पर मास्क होने के बावजूद उसकी आंखों की खूबसूरती साफ झलक रही थी। वो थी सू श्याओशू, प्रांतीय अस्पताल की एक जीनियस डॉक्टर और ग्रैंडपा चेन की जिम्मेदार डॉक्टर भी। लिन यांग, आज तुम इतनी सुबह आ गए। डॉक्टर सू, मैंने तुरंत सम्मान से कहा। इन सालों में आपने इनका बहुत ख्याल रखा है, इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं सच में इस दयालु डॉक्टर का आभारी था, जिसने पिछले 10 सालों से उनकी देखभाल की थी। सू श्याओशू मुझे एक तरफ ले गई और धीरे से पूछने लगी, लिन यांग, क्या तुम्हें हाल ही में पैसों की कमी हो रही है? ग्रैंडपा चेन के इलाज का फंड खत्म हो चुका है। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो। मैं तुरंत समझ गया कि वो क्या कहना चाहती। सच तो ये था, हाल ही में मैं सच में पैसों की तंगी से जूझ रहा था। लियू रुयान ने जो 5 मिलियन शुरुआत में दिए थे, वो काफी पहले ही खत्म हो चुके थे। पिछले 2 सालों में मैंने कुछ पैसे कमाए भी थे, लेकिन वो सब इलाज और अनाथालय पर खर्च हो गए। मैंने लियू रुयान से पैसे उधार लेने के बारे में भी सोचा था, लेकिन वो मुझ पर कोई एहसान नहीं थी। उल्टा इन सालों में उसने मेरा काफी ख्याल रखा था। मैं उससे और कुछ मांगने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। धन्यवाद डॉक्टर सू, मैं इलाज का खर्च किसी तरह मैनेज कर लूंगा। मैंने उसकी मदद को विनम्रता से ठुकरा दिया। सू श्याओशू पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ कर चुकी थी। मैं उस पर और कोई एहसान नहीं लेना चाहता था। सू श्याओशू ने हल्की सी आह भरी। 10 साल साथ बिताने के बाद वो मेरे स्वभाव को भला कैसे नहीं समझती। ऊपर से मैं भले ही शांत और आज्ञाकारी लगता था, लेकिन असल में मैं किसी से कम जिद्दी नहीं था। ठीक है, अगर तुम्हें कभी भी मदद की जरूरत हो तो मुझे बताना, जब तक कि तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानते। ऐसी बात नहीं है, अगर कुछ हुआ तो सबसे पहले मैं आपसे ही मदद मांगूंगा। उसके मास्क के पीछे छिपा खूबसूरत चेहरा हल्का सा लाल हो गया। उसने सिर उठाकर मेरी ओर देखा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और जब तक मैं वहां से जा चुका था, उसकी नजरें अब भी उसी दिशा में टिकी रहीं। सावधान रहना, कहीं तुम्हारी आंखें बाहर न गिर जाएं। एक बर्फ सी सफेद हथेली अचानक सुशाओशू के कंधे पर आ टिकी। वो चौंक कर पीछे मुड़ी और सामने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को मुस्कुराते हुए पाया। वांगी, ये क्या बकवास कर रही हो? सुशाओशू ने उसे घूरते हुए कहा। दूसरे लोग चाहे ना समझे, लेकिन मैं तो सब जानती हूँ। तुम जब भी उसे देखती हो, तुम्हारी नजरें तो जैसे उसके पीछे पीछे चली जाती हैं। वांगी ने बिना रहम के सच सामने रख दिया। सुशाओशू का चेहरा और भी लाल हो गया। चुप रह सकती हो? उसके लिए तो ये बस एक डॉक्टर और मरीज के परिवार के बीच की सामान्य बातचीत है। तुम जैसा बना रही हो वैसा कुछ नहीं है। तुम खुद इस बात पर यकीन करती हो? वांगी ने भौं उठाई।
पिछले 10 सालों से तुम उस चेन शाओ का ख्याल ऐसे रख रही हो जैसे वो तुम्हारे अपने दादाजी हो। मैंने कभी किसी डॉक्टर को किसी मरीज के लिए इतना करते नहीं देखा। या फिर क्या तुम सच में उसकी पोती बन नहीं हो? सच में शाओशू, अगर तुम्हें वो पसंद है तो सीधे जाकर बता दो। आजकल कौन इतना नखरे करता है? वो लड़का सच में बहुत अच्छा है, बहुत हैंडसम, नरम दिल और समझदार। उस अनाथालय में इतने लोग हैं, लेकिन बाकी लोग तो बस कभी कभार कुछ लेकर देखने आ जाते हैं। सिर्फ तुम ही हो जो 10 साल से हर दिन उसकी देखभाल ऐसे कर रही हो जैसे एक भी दिन न छूटा हो। वांगी ने गंभीरता से कहा, आजकल के समाज में ऐसे इंसान बहुत कम मिलते हैं जिनके अंदर इतनी सच्चाई और इंसानियत हो। भले ही उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन तुम्हारे परिवार के पास तो है। सुशाओशू की आंखों में एक हल्की सी उदासी तैर गई। उसे आज भी वो दिन साफ याद था, 10 साल पहले का वो पल जब वो उसके सामने घुटनों के बल बैठा था, आंखों में बेबसी और विनती लिए उससे चेन शाओ को बचाने की गुहार लगा रहा था। उस वक्त अनाथालय में बहुत लोग आए थे। कुछ लोग उस भयानक आग के बाद अपने सामान के बारे में चिंतित थे कि सब कुछ जल गया या नहीं। कुछ शायद चेन शाओ की हालत को लेकर परेशान थे, लेकिन सिर्फ वो था जिसने पूरे दिल से सिर्फ मरीज की जिंदगी की चिंता की थी। उस दिन के बाद हर एक दिन उसे चेन शाओ के बिस्तर के पास खड़ा देखा जा सकता था। दिन बीतते गए। लोग कहते हैं कि लंबी बीमारी के सामने कोई भी बेटा पूरी तरह धैर्यवान नहीं रह पाता, लेकिन सू शाओशू ने कभी मेरे चेहरे पर जरा सी भी झुंझलाहट नहीं देखी। शायद यही सच्चाई उसके दिल को छू गई थी। उसने भी चेन शाओ की देखभाल में पहले से कहीं ज्यादा दिल लगाना शुरू कर दिया। समय के साथ वो मुझसे काफी घुल मिल गई, लेकिन असल में हमारे बीच की दूरी तब सच में कम हुई जब एक मेडिकल विवाद हुआ। 1 साल पहले मरीज के परिवार वाले 7-8 लोगों के झुंड में अस्पताल आए थे। गैस जहर के शिकार उस मरीज को अस्पताल लाने के बाद भी बचाया नहीं जा सका। दूसरी तरफ ने सारा दोष अस्पताल और इलाज करने वाले डॉक्टर पर डाल दिया। उन्होंने कहा कि ये मेडिकल लापरवाही है और बदले में भारी भरकम मुआवजा मांगने लगे। मामला सुलझ नहीं पाया और फिर वही लोग सू शाओशू पर टूट पड़े जो उस वक्त इलाज कर रही डॉक्टर। उन्होंने उसे पार्किंग में घेर लिया और कुछ लोग तो हद पार करने के लिए भी तैयार हो गए थे। उसी समय मैंने उसके लिए वो जानलेवा वार अपने ऊपर ले लिया। उसके बाद मुझे पूरे 1 महीने तक अस्पताल में रहना पड़ा, तब जाकर मैं ठीक हुआ। यादों में खोई सू शाओशू अचानक होश में आई। उसने हल्की कड़वी मुस्कान के साथ कहा, ऐसी बातें यूं ही मत कहो, वो पहले से शादीशुदा है। वानी एकदम चौंक गई। क्या? लेकिन इतने सालों में मैंने उसकी पत्नी को कभी क्यों नहीं देखा? उसकी पत्नी काम में बहुत व्यस्त रहती है। कितना अफसोस है, वानी ने धीरे से कहा। इतना अच्छा लड़का है, पता नहीं कैसी लड़की है वो जो इसे पा गई। उसकी देखभाल में वो औरत तो बहुत खुश रहती होगी। वानी के दिल में हल्का सा पछतावा भर गया। वो तो सोच चुकी थी अगर सू शाओशू के दिल में कोई भावना नहीं है तो वो खुद कोशिश करेगी, लेकिन किसे पता था कि वो पहले से ही शादीशुदा है। सू शाओशू के दिल में भी कड़वाहट भर गई। दरवाजे के उस पार उसने मुझे चेन शाओ के साथ हंसते बोलते देखा। एक पल के लिए उसका मन जैसे कहीं खो गया। दिन चुपचाप बीत गया। क्योंकि लियू रुयान ने पहले ही सब इंतजाम कर रखा था, इसलिए डॉक्टर हियन के साथ मुलाकात असाधारण रूप से आसान रही। जांच पूरी होने के बाद डॉक्टर हियन ने साफ शब्दों में कहा, चैन दादा की बीमारी पूरी तरह ठीक हो सकती है, बस इसके लिए एक बहुत महंगी सर्जरी करनी होगी। इस खुशखबरी को सुनते ही मेरा पूरा दिन जैसे हल्का और खुशहाल हो गया। जब मैं घर लौटा तब भी लियू रुयान वापस नहीं आई थी। ये कोई नई बात नहीं थी। साल के सैकड़ों दिनों में वो ज्यादातर समय घर से बाहर ही बिताती थी। काम में इतनी व्यस्त रहती कि अक्सर कंपनी में ही सो जाती। और मैं ये बात अच्छी तरह जानता था कि लियू रुयान मुझसे जितना हो सके दूरी बनाए रखती है। वो अपने चांद की रोशनी जैसे किसी इंसान से दिल की गहराइयों तक प्यार करती थी। उसी के लिए उसने 3 साल तक खुद को बिल्कुल साफ और अछूता रखा। काम के अलावा मैनेजर लियू कभी किसी भी पुरुष के करीब नहीं जाती थी, यहाँ तक कि मुझसे भी नहीं, जो नाम का उसका पति था। रात के 9 बजे के बाद मैंने दवा वाली खिचड़ी बनाई और टैक्सी लेकर लियू रुयान की कंपनी की बिल्डिंग की तरफ निकल पड़ा। लियूज मैंशन, 80 मंजिल ऊंची एक विशाल व्यापारिक साम्राज्य। जब मैं लॉबी में दाखिल हुआ तो अंदर का नजारा किसी महल से कम नहीं था। हर तरफ सुनहरी चमक, शान शौकत और वैभव। अनजाने में ही मेरे दिल में लियू ग्रुप की ताकत के लिए एक सम्मान पैदा हो गया, खासकर तब से जब लियू रुयान ने इसकी कमान संभाली थी। उसके हाथों में आते ही लियू ग्रुप और भी ज्यादा शक्तिशाली और समृद्ध बन गया था और मैं इस जगह खड़ा होकर खुद को बेहद छोटा और मामूली महसूस कर रहा था। हर बार की तरह दिल के किसी कोने में हीन भावना खुद ब खुद उभर आती थी, खासकर तब जब मैं
लियू रुयन के सामने होता था। मैं शायद पहले कभी इस बात को इतने साफ तरीके से महसूस नहीं कर पाया था, लेकिन आज उसकी कंपनी के नीचे खड़े होकर सच में समझ आया कि हमारे बीच का फासला कितना विशाल है। कृपया दवा वाली खिचड़ी मुझे दे दीजिए सर। लिफ्ट से ऊंची हील्स की आवाज के साथ सुजैन बाहर आई और अपनी नाजुक हथेली मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने चुपचाप खिचड़ी उसे थमा दी और मुड़कर जाने ही वाला था कि उसने अचानक कहा, जोयुन की वापसी की तारीख आगे बढ़ गई है, वो शायद कल दोपहर तक लौट आएगा। जोयुन, वही जिसे लियू रुयन पिछले 3 सालों से दिल में बसाए हुए है। गलतफहमी से बचने के लिए बेहतर होगा कि आप जल्द से जल्द मैनेजर लियू के घर से बाहर निकल जाएं। मैंने सिर हिलाया। मैं पहले ही नया घर ढूंढ रहा हूं। मेरी बात सुनकर वो थोड़ी हैरान हुई। उसने मुझे गौर से देखा। उसे पता था कि हमारी शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि मैं ये सब चैन शाओ की सर्जरी और अनाथालय को फिर से खड़ा करने के लिए कर रहा हूं। उसकी नजरों में मैं बस एक ऐसा आदमी था जो दूसरों पर निर्भर होकर जीता है, इसलिए उसने हमेशा मुझे नीचा समझा और कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया। शायद उसे लगा था कि मैं और चिपका रहूंगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं खुद ही पहले घर ढूंढना शुरू कर दूंगा। ये बहुत अच्छा है, इससे मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसने ठंडी आवाज में कहा। अच्छा है कि आप खुद समझ गए। आप ये भी जानते हैं कि मैनेजर लियू जिस इंसान से प्यार करती है वो हमेशा से जोयुन ही रहा है। ये कभी नहीं बदला, बल्कि और गहरा होता गया है। मेरी बात कड़वी लग सकती है, लेकिन जो चीज आपकी नहीं है उसके बारे में मत सोचिए। एक मेंढक कभी हंस का मांस नहीं खा सकता। मुझे लगता है अब आपको अपनी हैसियत समझ आ जानी चाहिए और उम्मीद है कि जाने के बाद आप दोबारा मैनेजर लियू को परेशान नहीं करेंगे, वरना उनकी जिंदगी में मुश्किलें खड़ी होंगी। तुम जानती हो, मैनेजर लियू हमेशा से एक बहुत दयालु इंसान रही है। कुछ बातें जो वो खुद नहीं कह सकती वो मुझे ही कहनी पड़ती हैं। उसके ये शब्द सुनकर मैंने अपनी मुट्ठियां कस ली। सीने में हल्का सा दबाव महसूस हुआ, लेकिन कुछ देर बाद धीरे धीरे खुद को संभाल लिया और सिर हिला दिया। मुझे गुस्सा क्यों होना चाहिए? ये सब तो बस एक समझौता ही है और मुझे अपनी हदों का पूरा एहसास है। मैंने शांत आवाज में कहा, कृपया मैनेजर लियू को बता दीजिए कि मैं हमेशा अपनी जगह समझता रहा हूं और कभी भी कोई गलत ख्याल रखने की हिम्मत नहीं की। मैं जितनी जल्दी हो सके घर छोड़ दूंगा। इतना कहकर मैंने कदम तेज कर दिए और वहां से चला गया। सूजन वहीं खड़ी मुझे जाते हुए देखती रही। उसके दिल में हल्की सी ग्लानि उभर आई। शायद उसने अभी जो कहा वो थोड़ा ज्यादा हो गया था। वो लियू रुयन और जोयुन तीनों कॉलेज के साथी थे और लियू रुयन और जोयुन के रिश्ते की मिठास उसने अपनी आंखों से देखी थी। इसलिए मेरे जैसे किसी तीसरे के लिए उसके मन में नफरत होना स्वाभाविक था। जो कुछ उसने कहा वो भी उसके अपने फैसले थे, ताकि मैं खुद ही पीछे हट जाऊं। लेकिन अब उसे लगा मैं काफी समझदार हूं और यही सबसे अच्छा है, मेरे लिए भी और लियू रुयन व जोयुन के लिए भी। उधर घर लौटते हुए मैंने तय कर लिया कि मुझे अपना सामान जल्दी से समेटकर निकल जाना चाहिए। इसलिए मैं खास तौर पर एक बड़ा सूटकेस खरीद लाया। घर पहुंचकर मैंने सामान पैक करना शुरू किया और देखते ही देखते दोपहर हो गई जब सब कुछ खत्म हुआ। फिर भी मुझे कोई जल्दी नहीं थी। कम से कम जाने से पहले लियू रुयन से मिलकर अलविदा तो कहना ही चाहिए था। मैं शाम के 6 बजे के बाद तक इंतजार करता रहा, लेकिन वो अब तक नहीं लौटी। पता नहीं आज आएगी भी या नहीं। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने फोन निकाला और उसे एक मैसेज भेजा, क्या तुम आज रात वापस आओगी? लियू रुयन ने बस 2 शब्दों में जवाब दिया, कुछ गड़बड़ है। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपना मैसेज लिखता रहा। मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया है, आज रात ही शिफ्ट हो सकता हूँ। जाने से पहले तुमसे आमने सामने मिलकर विदा लेना चाहता हूँ। अगर तुम व्यस्त हो तो WCAT पर बता दूंगा। दवाइयों के प्रिस्क्रिप्शन और औषधीय खिचड़ी की रेसिपी मैंने डाइनिंग टेबल पर रख दी है। अब आगे से मैं तुम्हें वो खिचड़ी नहीं भेजूंगा। अगले 2 दिन मैं फ्री हूँ। अगर तुम्हें तलाक का सर्टिफिकेट चाहिए तो कभी भी बता देना। मुझे उससे जवाब आने की उम्मीद नहीं थी। फोन नीचे रखकर मैंने आखिरी बार पूरे घर को साफ किया और अपना सामान घसीटते हुए नीचे ले आया। करीब 10 साल तक जिस घर में रहा था, उसे पीछे मुड़कर देखते ही दिल में एक अजीब सी कसक उठी। आखिरकार वही तो मेरा घर था इतने सालों से। उससे लगाव होना स्वाभाविक था। इस बार जाते हुए मन में एक अजीब डर था कि शायद इस जिंदगी में अब कभी वापस नहीं आ पाऊंगा। कुछ पल रुककर मैंने दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा, लेकिन जैसे ही बाहर आया मेरे कदम वही थम गए। मेरे सामने एक अंधेरा खौफनाक चेहरा खड़ा था। गला सूख गया। कुछ कहना चाहता था पर आवाज ही नहीं निकली। इतने साल साथ रहने के बाद पहली बार मैंने लियू रुयन के चेहरे पर ऐसा भाव देखा था। वो हमेशा शालीन और दूर दूर रहने वाली, जैसे इस दुनिया से अलग कोई परी हो। चाहे कितनी भी नाराज क्यों ना हो, उसके चेहरे पर कभी इतनी डरावनी झलक नहीं आई थी, जिससे मैं पूरी तरह उलझ गया। क्या मैंने कुछ गलत किया? मैंने ध्यान से सोचा। मैंने तो सब कुछ उसी के मुताबिक किया था। उसने कहा था घर छोड़ दूं और मैं रातों रात निकल भी गया।
फिर भी वो इतनी गुस्से में क्यों थी? क्या इसलिए कि मैंने आमने सामने विदा नहीं ली और उसे ये बेअदबी लगी? आखिर वो मेरी बॉस थी। कोई कर्मचारी ऐसे ही अचानक नहीं चला जाता। सच में ये थोड़ा गलत तो था। मेरे चेहरे पर अनजाने में झिझक उभर आई। माफ कीजिए प्रेसिडेंट लियू, मुझे जाने से पहले आपसे मिलकर विदा लेनी चाहिए थी। इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मुझे नहीं पता था कि लियू रुयन अचानक वापस क्यों आ गई थी, लेकिन मैंने अंदाजा लगाया कि शायद उसे चिंता थी कि कहीं मैं विला से कोई कीमती चीज न ले जाऊं। आखिर अंदर बहुत सी महंगी चीजें थीं, खासकर वो तोहफे जो जून ने उसे दिए थे। और उन तोहफों को देखकर ही मुझे हमेशा एहसास होता था कि लियू रुयन उन्हें कितना ज्यादा अहमियत देती है। 10,000 युआन की कीमत वाली एक लग्जरी घड़ी, उसे पैक करने के लिए उसने लाखों की एक बेहद खूबसूरत गिफ्ट बॉक्स भी खरीदी थी और उसे अपने स्टडी रूम में सबसे दिखने वाली जगह पर सजा कर रखा था। ऐसा लगता था जैसे वह अकेले ही जीना चाहती हो। घर में कई घड़ियां, सुलेख की कृतियां और एंटीक पेंटिंग्स थीं जिनकी कीमत मिलाकर लाखों में थी, लेकिन इन सब चीजों को लेकर उसने कभी मुझ पर शक नहीं किया था। अब जब मैं जा रहा था तो उसका चिंतित होना स्वाभाविक था, इसलिए मैंने जल्दी से कहा, प्रेसिडेंट लियू, मैं सिर्फ अपने कपड़े और निजी सामान ही ले जा रहा हूँ। अगर आप चाहें तो मैं सूटकेस खोलकर दिखा देता हूँ, या फिर आप अपने सामान गिन लें, उसके बाद ही मैं निकल जाऊं। तभी लियू रुयन अचानक बोली, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी नजर में ऐसी इंसान हूँ? मैं एक पल के लिए ठिठक गया और तुरंत खुद को कोसने लगा कि मैंने शब्द ठीक से नहीं चुने। चाहे मेरे मन में कुछ भी हो, मुझे उसे यूं जाहिर नहीं करना चाहिए था। इस तरह कहना तो जैसे उसे छोटी सोच वाली दिखा रहा था, जैसे वह छोटी छोटी चीजों की परवाह करती हो। मैं जल्दी से बात संभालने लगा। प्रेसिडेंट लियू, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब था कि मैं बाद में वापस आकर, लेकिन मैं अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि लियू रुयन ने ठंडे लहजे में मुझे बीच में ही रोक दिया। इतना कहकर वह सीधे अंदर चली गई। उसे बड़े बड़े कदमों से आगे बढ़ते देख मैं कुछ पल के लिए उलझन में पड़ गया। लियू रुयन हमेशा नफासत से चलती थी। हर कदम में एक अजीब सा आकर्षण और शालीनता होती थी, लेकिन आज उसके कदमों में हल्का सा गुस्सा झलक रहा था। उसके कदम असामान्य रूप से लंबे थे। हैरानी में डूबा मैं अपना सूटकेस घसीटता हुआ उसके पीछे चल पड़ा, लेकिन जो मैंने अंदर कदम रखते ही महसूस किया उसने मेरी उलझन और बढ़ा दी। फिर भी मैं उसके पीछे पीछे चला, यह सोचकर कि शायद वह चाहती है कि मैं पहले अंदर आ जाऊं ताकि वह आराम से अपने सामान की जांच कर सके। आखिरकार बाहर जैसी जगह पर एक खूबसूरत प्रेसिडेंट होने के नाते उसे अपनी छवि बनाए रखनी पड़ती है और उसे सबसे पहले उसी का ध्यान रखना चाहिए। घर के अंदर पहुंचते ही मैंने खुद ही आगे बढ़कर अपना सूटकेस खोल दिया। जब मैं 10 साल पहले इस घर में आया था तब मेरे पास कुछ भी नहीं था, बस कुछ सस्ते कपड़े थे बदलने के लिए। लेकिन अब जो कपड़े मेरे सूटकेस में थे वे बाद में खरीदे गए थे और बिल्कुल भी सस्ते नहीं थे। मैं ल्यूरिया के नाम मात्र के पति की तरह फिजूल खर्च नहीं था, लेकिन अगर मेरे कपड़े बहुत खराब होते तो उसकी इमेज पर असर पड़ता। और ऊपर से मैं एक एक्टर भी था, मुझे भी ठीक ठाक दिखना जरूरी था। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हमेशा से ही लोगों को उनके कपड़ों से आंका जाता है। कपड़ों के अलावा मेरे पास कुछ एक्टिंग से जुड़ी किताबें थीं, एक लैपटॉप था और 2 घड़ियां जो लियू रुया ने मुझे दी थी। ये दोनों घड़ियां सस्ती नहीं थी, सबसे सस्ती भी 1 लाख से ज्यादा की थी। ये पिछले 2 सालों में लियू रुया द्वारा दिए गए बर्थडे गिफ्ट थे। कुल मिलाकर मेरे पास ज्यादा सामान नहीं था, लेकिन उसने सूटकेस की तरफ देखा तक नहीं। उसकी नजरें मुझ पर टिकी थीं, गुस्से से भरी, लेकिन दबे हुए गुस्से के साथ। मुझे बेहद असहज महसूस हो रहा था। पूरा शरीर जैसे हल्का गर्म हो गया था। इतनी ताकतवर आभा वाली खूबसूरत प्रेसिडेंट की निगाहों में होना, सच कहूं तो मैं बहुत नर्वस हो रहा था। क्या वो यही सोच रही थी कि मैंने चुपके से उसके महंगे सामान छिपा लिए हैं? आखिर मैं एक गरीब इंसान था। उन महंगी चीजों के सामने कितने लोग खुद को रोक पाते हैं? मैंने हिचकते हुए कहा, प्रेसिडेंट लियू, क्या आप पहले सामान गिनना चाहेंगी? तभी उसकी आवाज ठंडी लेकिन तीखी गूंजी, लिन यांगान, तुम्हें ये सब बहुत मजेदार लग रहा है ना? मैं चौंक गया, सिर उठाया और उसकी गुस्से से भरी खूबसूरत आंखें सीधे मेरी आंखों से जा टकराईं। अपना सामान वापस अपने कमरे में ले जाओ, उसने सख्त लहजे में कहा। फिर तेज कदमों से स्टडी की ओर बढ़ी और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। इसका क्या मतलब था? मैं कुछ समझ नहीं पाया। उसने कहा, सामान कमरे में ले जाओ। क्या वो पहले अपना सब कुछ गिनना चाहती थी और फिर मुझे जाने देगी? लियू रुयान बिजनेस की दुनिया में एक रानी थी, काबिल और मशहूर बिजनेस वुमन, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में वो थोड़ी भुल्लकड़ थी। अक्सर चीजें कहाँ रखी हैं भूल जाती थी। इतने सारे महंगे सामान के बीच शायद बहुत सी चीजें तो उसे खुद भी याद ना हो। ये सोचकर ही कि सब कुछ गिनने में कितना समय लगेगा, मैं हिचक गया। समझ नहीं आ रहा था कि जाऊं या रुकूं। आखिरकार मैंने एक लंबी सांस ली और सिर झुकाकर अपना सामान वापस कमरे में घसीट लिया। रहने दो,
बेहतर है कि वो सब गिन ले, उसके बाद ही जाऊं। अगर सच में कुछ गायब हुआ तो वो मुझ पर ही इल्जाम लगा सकती थी और बात कानूनी झंझट तक भी पहुंच सकती थी। उस रात मैंने न खाना बनाया, न ही उससे पूछा कि उसने खाया या नहीं। मन बेहद बेचैन था। जून कल दोपहर लौटने वाला था और तब शायद लियू रोयान उसे यही ले आएगी। भले ही मैं लियू रोयान के बारे में कोई गलत ख्याल रखने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन उन्हें अपने सामने करीब आते देखना शायद मुझसे सहा नहीं जाएगा और कहीं मैं कुछ गलत करूं। ये भी अपने आप में एक तरह की सजा थी, लेकिन ये सजा मुझे झेलनी ही थी। आखिर किसी और का पैसा लेने के बाद थोड़ी बहुत तकलीफ क्या मायने रखती है। मैं बिस्तर पर करवटें बदलता रहा, पता ही नहीं चला कब नींद आ गई। अगले दिन काफी समय बाद पहली बार देर तक सोया। जब आंख खुली तब तक 9 बज चुके थे। लियू रोयान घर पर नहीं थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। यह भी नहीं पता था कि उसने कल रात सब गिन लिया था या नहीं। मन हुआ उसे कॉल करके पूछूं, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। कल रात जब इस बारे में बात हुई थी, उसके चेहरे पर जो गुस्सा था वो अभी भी याद था। ज्यादा से ज्यादा जब वो आज रात जून को वापस लेकर आएगी तो मैं कोई बहाना बनाकर निकल जाऊंगा और होटल में रुक जाऊंगा। पूरा दिन उन्हें अकेले रहने दूंगा। मैं घर पर ही बैठकर स्क्रिप्ट पढ़ता रहा। देखते ही देखते शाम के 5 बज गए। उसी वक्त मेरे ख्याल भटकने लगे। जून अब तक लौट आया होगा। लियू रोयान ने उसे इतने सालों तक मिस किया था। अब तो वो जरूर बहुत खुश होगी। इस समय वे क्या कर रहे होंगे, ये सोचते सोचते मैं अपनी ही कल्पनाओं में खो गया। कभी कभी मैं सच में खुद को लेकर असुरक्षित महसूस करता हूँ, खासकर जून जैसे शानदार इंसान के सामने। वो ना सिर्फ अच्छे परिवार से है बल्कि हैंडसम भी है और एक बड़ा स्टार भी। सुना है उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा है। हर तरह से वो परफेक्ट है और मैं तो बस एक अनाथ हूँ, एक छोटा मोटा मामूली एक्टर जिसे बस छोटे छोटे रोल मिलते हैं। उसके सामने मैं कहीं नहीं टिक। कोई हैरानी नहीं कि लियू रोयान जैसी खूबसूरत सी ईओ उसी पर फिदा हो जाए। मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे लियू रोयान से बहुत ज्यादा लगाव है, लेकिन इस पल मुझे जून से थोड़ी जलन जरूर हो रही थी। मैंने फोन उठाया और अचानक देखा कि सुअन ने नया अपडेट डाला था। तस्वीर में जून और लियू रोयान एक रेस्टोरेंट में साथ डिनर कर रहे थे। मानना पड़ेगा जून सच में बहुत हैंडसम था। एक आदमी की नजर से देखूं तो वो बिल्कुल परफेक्ट था। दोनों साथ बैठे हुए सच में स्वर्ग में बनी जोड़ी लग रहे थे। कैप्शन में लिखा था, इतने उतार चढ़ाव के बाद भी आखिरकार तुम ही हो। इस कपल को 100 मिलियन साल तक सपोर्ट। मैंने खुद को रोकने की कोशिश की कि ज्यादा ना देखूं, लेकिन नजरें बार बार उसी फोटो पर चली जाती थी। तस्वीर में लियू रोयान के चेहरे पर मुस्कान भरी हुई थी, एक ऐसी कोमलता जो मैंने उससे पहले कभी नहीं देखी थी। तो उसे मुस्कुराना भी आता है। बस उसकी मुस्कान सिर्फ उसी के लिए है जिसे वो प्यार करती है और मैं तो बस उसका कर्मचारी हूँ। उस मुस्कान पर मेरा कभी हक नहीं था। आखिर में मैंने चुपचाप फोन नीचे रख दिया। मन उलझा हुआ था, कुछ भी बनाने का मन नहीं हुआ, इसलिए मैंने बाहर से खाना मंगा लिया, जो मैं आम तौर पर नहीं करता था। अगर वे अपने पुराने दिनों को फिर से जीना चाहते तो होटल में कमरा लेकर भी रह सकते थे। मैं खाना खा ही रहा था कि थोड़ी देर बाद डोरबेल बजी। मैं थोड़ा हैरान हुआ, मेरा खाना तो पहले ही आ चुका था, फिर इस वक्त कौन हो सकता है? शायद प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। मैं दरवाजे तक गया, खोला और वहीं ठिठक गया। सामने लियू रोयान खड़ी थी। वो वापस क्यों आ गई? उसे तो अभी जून के साथ होना चाहिए था, होटल में एक दूसरे के साथ अपने जज्बात बांटते हुए। मैंने हल्के से बाहर झांक कर देखा, वो अकेली थी, जून कहीं नहीं था। क्या देख रहे हो? उसने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। कुछ नहीं, आप वापस क्यों आ गईं? मैंने सहजता से पूछ लिया। लियू रोयान ने झुंझलाकर कहा, ये मेरा घर है। उसके पति के साथ नजदीकियां, ये शब्द मैं जुबान पर नहीं ला सका। चुपचाप मैं एक तरफ हट गया और उसे अंदर आने दिया। मन ही मन मैंने सोचा, लियू रोयान एक घमंडी औरत है और साथ ही बहुत पारंपरिक भी। उसका स्वाभिमान उसे पहली ही मुलाकात में खुद को पूरी तरह किसी के हवाले करने की इजाजत नहीं देगा। असल में मैं हमेशा से ये जानता था, भले ही बाहर की दुनिया जानती थी कि वो पहले से शादीशुदा है, फिर भी इन सालों में न जाने कितने लोग उसके पीछे पड़े रहे। कई काबिल और शानदार आदमी आज भी उसका पीछा करते थे, लेकिन उसने कभी किसी के साथ नजदीकी नहीं बढ़ाई, न ही किसी के प्रति खास नरमी दिखाई। उसके नाम पर कभी कोई स्कैंडल भी नहीं हुआ। इतने सालों तक विदेश में दूर रहने की वजह से शायद उनके बीच थोड़ी दूरी आ गई हो, लेकिन कुछ समय साथ बिताने के बाद शायद वो फिर से पूरी तरह खुल जाए। तुमने खाना नहीं बनाया और ये खा रहे हो? घर में कदम रखते ही उसकी नजर टेबल पर रखे टेकआउट बॉक्स पर पड़ी और उसने पूछा, आज मूड नहीं है? मैंने सहजता से जवाब दिया, इसलिए बाहर से मंगा लिया। आपने खाया? अगर चाहें तो मैं आपके लिए कुछ बना दूं। मुझे पता था कि उसने आज जून के साथ डिनर किया है, वेस्टर्न खाना। ऐसे में वो मुझसे कुछ बनवाना नहीं चाहेगी। मूड क्यों नहीं है? उसने अचानक मेरी तरफ देखते हुए पूछा। उसकी नजर तुरंत टेबल पर रखे मेरे फोन पर जा टिकी। अभी थोड़ी देर पहले खाते खाते मैं खुद को रोक नहीं पाया था।
और वही फोटो फिर से खोलकर देख रहा था, यहाँ तक कि उसे जूम भी किया था। लियू रुयान ने एक नजर में ही उस फोटो को देख लिया। उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। उसके नजरों का पीछा करते हुए जैसे ही मेरी नजर फोन पर गई, मेरा चेहरा तुरंत लाल हो गया। मैं घबरा गया, झट से फोन उठाकर पीछे छुपा लिया और हड़बड़ाकर बोल पड़ा, गलती से खुल गया था। उस पल मुझे समझ नहीं आ रहा था कि खुद को कहाँ छुपाऊं। काश जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। इतनी शर्मिंदगी हो रही थी जैसे पूरी सोशल मौत हो गई हो। अभी अभी फोन लॉक करना कैसे भूल गया मैं। उस एक पल में तो ऐसा लगा जैसे अब अस्तित्व ही खत्म हो जाए। लियू रुयान ने मुझे हल्की दिलचस्पी भरी नजर से देखा। उसके होंठों के कोने पर एक हल्की मुस्कान उभरी, लेकिन सिर झुकाए हुए मैं उसके चेहरे की उस क्षणिक मोहकता को देख ही नहीं पाया। ज्यादा टेकआउट खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, इतना कहकर वो सीधे स्टडी की तरफ चली गई। मैंने राहत की लंबी सांस ली। लगता है उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिर उसके दिल में तो सिर्फ जून ही था। मेरे बारे में वो क्यों सोचेगी, है ना? मैंने मन ही मन खुद को बेवकूफ कहकर डांटा और जल्दी जल्दी खाना खत्म किया। फिर टेकआउट बॉक्स समेटकर नीचे कूड़ा फेंकने गया और जैसे ही वापस लौटने लगा, दूर से एक सलीकेदार और आकर्षक आदमी स्पोर्ट्स वेयर पहने इसी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। तो ये था उसका वाइट मूनलाइट जून। वो यहाँ क्यों आया था? मैं हल्का सा भौहें सिकोड़कर खड़ा रह गया। तो बात ये थी, अभी थोड़ी देर पहले मैं सोच रहा था कि लियू रुयान इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई उसके साथ समय बिताने के बजाय। असल में उन्होंने पहले से ही तय कर लिया था कि घर पर ही मिलेंगे। कितना बेवकूफी भरा था मेरा सोचना। मैं तो ये तक समझ बैठा था कि लियू रुयान अपने संकोची स्वभाव की वजह से इतनी जल्दी किसी को घर नहीं लाएगी। लगता है मैं ही ज्यादा सोच रहा था। आखिरकार वो वही आदमी था जिससे वो दिल से प्यार करती थी। इतने सालों बाद मिलने के बाद भला वो एक पल के लिए भी उससे दूर कैसे रह सकती थी? लेकिन इस वक्त मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। मैं वहीं खड़ा हिचक रहा था। क्या चुपचाप निकल जाऊं और इस मिलन में डूबे जोड़े को उनकी जगह दे दूं, या फिर पहले अंदर जाकर लियू रुयान को मिलूं और फिर निकल जाऊं? जैसे जैसे जून करीब आता गया, मैं अनजाने में उसकी तरफ देखता रहा। यह आदमी सच में बेहद हैंडसम था। दरअसल मेरी शक्ल और जून की शक्ल कुछ हद तक मिलती जुलती थी। सड़क पर चलते हुए लोग हमें भाई भी समझ सकते थे। अब समझ आया कि लियू रुयान ने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने के लिए इतना पैसा क्यों खर्च किया था। इतना मिलता जुलता चेहरा। इस सोच ने मुझे एक साथ खुश भी किया और उदास भी। खुश इसलिए क्योंकि इसी चेहरे की वजह से लियू रुयान की नजर मुझ पर पड़ी और मैं ग्रैंडपा चैन के इलाज के लिए पैसे जुटा सका। और उदास इसलिए क्योंकि इसी चेहरे की वजह से मैं इतने सालों तक किसी और का साया बनकर जीता रहा। तुम लिनन हो, है ना? तभी जब मैं अभी भी उलझन में था, जून मेरे सामने आकर रुक गया और ऊपर से नीचे तक मुझे देखने लगा। उसकी आंखों में मजाक था, 3 हिस्से दिलचस्पी, 7 हिस्से तिरस्कार। मैंने सिर उठाया, हमारी नजरें मिली। उसकी आंखों में साफ साफ घमंड और तुच्छता झलक रही थी। लेकिन अजीब बात यह थी, मुझे गुस्सा ही नहीं आया। आखिरकार मैं तो बस इस आदमी की जगह लेने वाला एक परछाई था। उसे मुझ पर हंसने का पूरा हक था। मैंने पैसे लिए थे और बहुत पहले ही उस पैसे के साथ आने वाली बेइज्जती को भी स्वीकार कर लिया था। मिस्टर जू, सही है ना? आप प्रेसिडेंट लियू से मिलने आए हैं। मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ। मैंने जल्दी से चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान ला दी। लियू रुयान मेरी बॉस थी और सामने खड़ा ये आदमी उसका बॉयफ्रेंड। इस हिसाब से वो भी किसी मायने में मेरा बॉस ही था। एक जिम्मेदार कर्मचारी होने के नाते अपना फर्ज निभाना तो बनता था। जून एक पल को रुका, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, तो फिर तुम्हें तकलीफ दूंगा। मैं उसे ऊपर ले गया और तुरंत लियू रुयान को खबर देने के लिए बढ़ा। गहरी सांस लेकर मैं स्टडी के दरवाजे तक पहुंचा और खटखटाया। क्या है? अंदर से लियू रुयान की ठंडी आवाज आई। सीओ लियू, आपका बॉयफ्रेंड आपसे मिलने आया है। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। उसने पहले मुझे देखा, फिर हल्का सा भौहें सिकोड़ते हुए लिविंग रूम की ओर चली गई। एक नजर में ही उसने जून को सोफे पर बैठे देख लिया। तुम क्यों आए हो? उसने पूछा। लियू रुयान ने एक हल्की सी मुस्कान जबरदस्ती चेहरे पर लाई और उसके पास बैठ गई। मैं हैरान रह गया। क्या ये सब पहले से तय नहीं था? रुयान, मैंने सुजान से सुना कि तुमने पिछले कुछ सालों में नया घर लिया है, तो खास तौर पर देखने आ गया। बहुत खूबसूरत सजाया है। आयूं, चूंकि तुम पहली बार आए हो, मैं तुम्हें घुमा देती हूँ। ठीक है। दोनों साथ में उठे और घर देखने लगे। जब वे मेरे कमरे के दरवाजे पर पहुंचे तो जून अचानक हैरानी से बोला, ये तो मेरा पसंदीदा नेचुरल मिनिमलिस्ट स्टाइल है। रुयान, क्या ये कमरा पहले से मेरे लिए तैयार किया था? और ये शानदार बोजनडॉर्फर पियानो, मुझे याद है मैंने बस यूं ही एक बार कहा था कि मुझे ये बहुत पसंद है और तुमने सच में इसे खरीद लिया।
रुयान, तुम तो बहुत ख्याल रखती हो। मैं अभी फल काट कर लौटा ही था जब उनकी बातें कानों में पड़ी। मेरा चेहरा हल्का सा जम गया। तो इस कमरे की सजावट जून की पसंद के हिसाब से की गई थी। सच कहूं तो मुझे भी ये स्टाइल बहुत पसंद था, सादा, शांत और खूबसूरत, खासकर वो पियानो। मैं इस दुनिया का मूल निवासी नहीं था। अपनी पिछली जिंदगी में भी मैं एक अनाथ था जिसे एक कचरा बीनने वाले बूढ़े ने पाला था। अपनी मेहनत से मैं एक प्रतिष्ठित 985 म्यूजिक अकादमी में दाखिला ले पाया था, इसलिए मुझे संगीत से गहरा लगाव था। यहाँ आने के बाद जब मैंने उस पियानो को देखा तो खुद को उससे प्यार करने से रोक नहीं पाया। हर दिन जब लियू रुयान घर पर नहीं होती, मैं चुपके से थोड़ी देर उसे बजा लिया करता था। लेकिन एक दिन दोपहर में लियू रुयान अचानक एक दस्तावेज लेने वापस आ गई और संयोग से उसने मुझे उसी कमरे में पियानो बजाते हुए देख लिया। आज भी मुझे उसका चेहरा याद है, इतना सख्त जैसे उस पर पानी टपकने लगे, और उसकी आवाज बेहद तीखी थी। किसने तुम्हें इस पियानो को छूने की इजाजत दी? आगे से मेरी अनुमति के बिना इसे छूना मत। उस वक्त मुझे लगा था कि वो बस इस डर से ऐसा कह रही है कि कहीं मैं इसे नुकसान न पहुंचा दूं। आखिर वो इतना महंगा पियानो जो था। मैं बार बार माफी मांगता रहा, कहता रहा कि अब दोबारा उसे कभी नहीं छूंगा। अब जाकर मुझे समझ आया, वो पियानो तो उसके वाइट मूनलाइट के लिए खरीदा गया था। मैं सोफे पर बैठा कुछ देर तक यूं ही खोया रहा। थोड़ी ही देर में लियू रुयान और जून वापस आ गए। मैं तुरंत खड़ा हो गया। मिस्टर जू, फल लीजिए, मुझे आज रात थोड़ा काम है, आप लोग आराम से बात कीजिए, मैं चलता हूँ। इतना कहकर मैं जल्दी से अपने कमरे में गया, एक जैकेट उठाई और निकलने की तैयारी करने लगा। हालात देखकर साफ था कि जून आज यहीं रुकेगा, इसलिए मेरे लिए बेहतर था कि जल्दी निकल जाऊं और उनके बीच ना आऊं। कहाँ जा रहे हो? अचानक लियू रुयान ने मुझे घूरते हुए पूछा। उसके चेहरे पर साफ नाराजगी थी। ऐसा क्या काम है तुम्हें? मेरे अंदर एक घुटन सी उठी। मैंने मन ही मन सोचा, मैं तो तुम्हें जगह दे रहा हूं, अब और क्या चाहिए? क्या उसे अच्छा लगेगा अगर मैं यहाँ बैठा रहूं एक फालतू इंसान की तरह? मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि इस औरत के दिमाग में चल क्या रहा है। कुछ पल के लिए मैं कोई बहाना भी नहीं सोच पाया और बस चुप खड़ा रह गया। उसकी आवाज और भी ठंडी हो गई। यही रहो, बैठ जाओ। मैं वहीं जड़ हो गया। तभी जून मुस्कुराते हुए बोला, रुयान, अगर मिस्टर फैन को कुछ काम है तो जाने दो। उसकी बात सुनकर मैंने राहत की सांस ली और उसे एक कृतज्ञ नजर से देखा। सच कहूं तो भले ही मैं एक जिम्मेदार कर्मचारी था जो अपने बॉस की हर वाजिब बात मानता था, लेकिन मुझे ये अजीब आदत बिल्कुल नहीं थी कि मैं किसी को सामने बैठकर प्यार जताते देखूं या चोरी छिपे उनकी बातें सुनूं। जैसे ही मैं मुड़कर जाने लगा, लियू रुयान ने फिर आवाज दी, रुको। मेरा उठाया हुआ कदम हवा में ही रुक गया। रुयान, काफी देर हो गई है, तुम वापस जाकर आराम कर लो, उसने अचानक नर्म भाव बनाते हुए कोमल आवाज में कहा। जून एक पल के लिए हैरान रह गया। शायद उसने भी इसकी उम्मीद नहीं की थी। असल में वो आज रात कुछ खास होने की उम्मीद लेकर आया था। उसने तो अपने बैग में खास तौर पर कॉन्डम का एक डिब्बा भी रख लिया था, लेकिन उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आधा घंटा भी ठीक से बैठे बिना लियू रुयान उसे जाने के लिए कह देगी। फिर भी जो बात लियू रुयन ने उसके बाद कही, उसने जून को पूरी तरह चौंका दिया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि लियू रुयन सच में उसे इस तरह भेज देगी। और फिर जैसे थोड़ी मजबूरी के साथ लियू रुयन ने कहा, मुझे कल सुबह जल्दी मीटिंग है, आज रात मुझे कुछ जरूरी फाइल्स देखनी है। ये सुनकर जून के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। वो चुपचाप खड़ा हुआ और हल्के से सिर हिला दिया। हाँ बिल्कुल, काम जरूरी है। अरे हाँ, क्या तुम्हारे पास कल समय है? मैं तुम्हें फिल्म दिखाने ले जाना चाहता था। कल शायद मैं बहुत व्यस्त रहूंगी, कई मीटिंग्स हैं। जून फिर से चुप हो गया। वो कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर जैसे तैसे अपनी आदतन मुस्कान ला पाया। ठीक है, वैसे भी मैं इस बार देश छोड़कर नहीं जा रहा, आगे बहुत मौके मिलेंगे। इतना कहकर वो चला गया। जाने से पहले उसने मुझे एक गहरी नजर से देखा। उसकी आंखों की ठंडक ने मुझे अनजाने में सिहरन पर मजबूर कर दिया। यह आदमी मुझसे नफरत करता है। मैं कुछ पल के लिए अवाक रह गया। लियू रुयन ने तुम्हें मना किया, उससे मेरा क्या लेना देना? क्या उसे नहीं दिखा कि मैं तो पहले ही जाने वाला था ताकि उन्हें अकेले वक्त मिल सके? उसी पल मुझे समझ आ गया कि मुझे इस जोड़े से जितनी जल्दी हो सके दूरी बना लेनी चाहिए, वरना आगे चलकर परेशानी तय है। ये सोचकर मैंने सावधानी से पूछा, प्रेसिडेंट लियू, क्या आपने अपना सामान गिन लिया? लियू रुयन का खूबसूरत चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। कौन सा सामान गिनना है? मुझे तब भी एहसास नहीं हुआ कि उसका चेहरा और भी सख्त होता जा रहा था। मन में मैंने सोचा, भले ही मैं गरीब हूं, लेकिन ऐसा इंसान नहीं हूं। आप चेक कर लें, कुछ भी कम नहीं होना चाहिए। मैं अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि अचानक आसपास की हवा ठंडी सी लगने लगी। मैंने सिर घुमाया और लियू रुयन की आंखों से नजर मिली। वो जैसे किसी को मार डालने को तैयार थी। तुम्हें ये सब मजाक लगता है?
नहीं, मैं सच में समझ नहीं पा रहा था कि इस औरत के दिमाग में चल क्या रहा है। क्या साफ साफ बात करना दोनों के लिए अच्छा नहीं होता? अगर वो जल्दी से सब चेक कर लेती तो मैं भी जल्दी निकल जाता। सबके लिए आसान, एकदम सही, यही तो हर कोई चाहता है ना? फिर ये नफरत भरी नजर क्यों? वो मुझे ठंडी नजरों से काफी देर तक घूरती रही, बिना कुछ कहे, जब तक कि मैं खुद असहज नहीं हो गया। फिर वो मुड़ी, स्टडी में गई और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। मैं अभी भी हैरान खड़ा था कि अचानक दरवाजा फिर से खुला। उसका पूरा शरीर जैसे बर्फ बन गया था और उसकी आवाज बिल्कुल ठंडी थी। लिंडन, हमारा कॉन्ट्रैक्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। मैंने तुम्हें पैसे पहले ही दे दिए हैं। हिम्मत है तो इस घर से निकल कर दिखाओ। फिर दरवाजा दोबारा जोर से बंद हो गया। मैं वहीं खड़ा रह गया, पूरी तरह सन्न। सच में मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सीईओ इतनी अजीब आदत रखती होगी। चाहती है कि कोई और उसके सच्चे प्यार के साथ उसके पलों का गवाह बने और मुझे जबरदस्ती यहाँ रोके हुए है। क्या इसलिए कि मैं देखूं कि वो और उसका असली प्यार एक दूसरे की कितनी परवाह करते हैं? रहने दो। आखिर आदमी को खुश रहने के लिए पैसे चाहिए। अगर उसे ऐसा ही पसंद है तो मैं भी निभा लूंगा। बस 1 महीना और बाकी है, सह लूंगा, फिर सब खत्म हो जाएगा। अगली सुबह जल्दी मैं लिन की कार में बैठा फिल्म सिटी की ओर जा रहा था। इतने थके हुए क्यों लग रहे हो? क्या हुआ? क्या तुम्हारी बॉस ने तुम्हें रात भर सोने नहीं दिया? लुन ने सिर घुमाकर मेरी तरफ देखा और छेड़ते हुए कहा। मेरा चेहरा हल्का सा लाल हो गया। सिस्टर लियू, प्लीज मेरा मजाक मत उड़ाइए। लून हंस पड़ा। उसे मुझे यूं शर्माते हुए देखना बहुत पसंद था। अगर मेरे घर में भी तुम्हारे जैसा आज्ञाकारी छोटा पपी होता तो मैं भी पूरी रात नहीं सोती। मेरा चेहरा एकदम सख्त हो गया। समझ ही नहीं आया क्या जवाब दूं। वो शरारती मुस्कान के साथ फिर सीधे मुद्दे पर आ गया। स्क्रिप्ट कैसी चल रही है? ज्यादा दबाव मत लो। तुम्हारा रोल बस एक मिलिट्री ऑफिसर का है, ज्यादा सीन नहीं है और ज्यादा डिमांड भी नहीं है। मैंने सिर हिला दिया। शूटिंग का लोकेशन यॉन चैन फिल्म सिटी में था, जो विला एरिया से करीब 1.5 घंटे की दूरी पर था। जब हम पहुंचे तब 8 बज चुके थे और क्रू अभी तैयारी में लगा हुआ था। लुइन मुझे सीधे डायरेक्टर ज़ैंग येफन से मिलाने ले गया। ये एक लो बजट वेब सीरीज थी और मेरे रोल में ज्यादा सीन नहीं थे। उस समय डायरेक्टर ने बस मेरी फोटो देखी थी और लुइन की सिफारिश पर बिना ज्यादा सोचे मुझे चुन लिया था। अब तक ये मेरी पहली मुलाकात थी डायरेक्टर ज़ैंग येफन से। वो करीब 50 साल के थे। एक समय में इंडस्ट्री में काफी नाम था उनका। कई टीवी ड्रामे बनाए थे जो अच्छे से चले भी थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में उनकी किस्मत साथ नहीं दे रही। हर प्रोजेक्ट फ्लॉप होता गया और धीरे धीरे वो गुमनामी में चले गए। अब उन्हें वेब सीरीज का सहारा लेना पड़ रहा था। फिर भी इतने सालों में बनाए गए उनके इंडस्ट्री के कनेक्शन अभी भी मजबूत थे। मोटे चश्मे के पीछे से उनकी आंखें मुझे सिर से पैर तक परख रही थीं, बिना गुस्से के भी एक सख्त आभा लिए हुए। बुरा नहीं, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, फोटो से भी ज्यादा हैंडसम लगते हो। डायरेक्टर, आप मेरी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। मैं तो बस एक नया कलाकार हूँ। उम्मीद है आप मुझे और सिखाएंगे, सुधारेंगे। मैंने झट से विनम्रता से जवाब दिया। अच्छा है, अच्छा है। मैं लुइन को कई सालों से जानता हूँ। वो जिसे भी लाता है बेकार नहीं होता। नौजवान, अच्छा अभिनय करना, आगे बहुत मौके मिलेंगे। ज़ैंग येफन ने मेरे कंधे पर थपथपाकर हौसला बढ़ाया। हम बात ही कर रहे थे कि अचानक बाहर भीड़ में हलचल मच गई। ओह माय गॉड, वो जून है। सच में जून। आखिरकार उसे असल में देखने को मिल रहा है। मैंने जू को सामने से देखा था। वो सच में बेहद हैंडसम था, लेकिन मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था कि वो हमारे सेट पर क्यों आया है। क्या वो इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने वाला है? जबकि मेल लीड तो बहुत पहले ही तय हो चुका था। आसपास लोग फुसफुसा रहे थे। जून जैसा बड़ा स्टार इतनी लो बजट वेब सीरीज में, डायरेक्टर तो कमाल का है। और जैसे ही मैंने उसका नाम सुना, मैं सन्न रह गया। तभी एक लंबा पतला सा युवक काले चश्मे पहने सेट पर आया। उसके चारों तरफ कई असिस्टेंट्स और बॉडीगार्ड्स थे और उसका परफेक्ट फिटिंग सूट उसकी रॉयल पर्सनैलिटी को और निखार रहा था। वो सच में जून ही था। लून की आंखें चमक उठी। साफ दिख रहा था कि उसे भी जून जैसा टाइप पसंद है, जबकि मैं हैरान था क्योंकि कास्ट तो पहले ही फाइनल हो चुकी थी। मैंने पूछा, ये जून यहाँ क्या कर रहा है? तो ज़ेंगी फेंग हंस पड़ा। मैं खुद शौक में हूँ। कल रात उसकी टीम का कॉल आया कि वो एक्ट करना चाहता है। सोचा नहीं था कि जू यून गेस्ट अपीयरेंस करेगा। पूरी रात नींद नहीं आई। लुइन तुरंत बोला, लिन यांगान, तुम्हारी किस्मत खुल गई। उसके आने से एक्सपोजर बढ़ेगा। अगर तुमने अच्छा काम किया तो उसकी फेम से तुम भी पॉपुलर हो सकते हो। और मैंने बस जबरदस्ती मुस्कुरा दिया। बाकी लोग नहीं जानते थे कि वो क्यों आया है, लेकिन मुझे अंदर ही अंदर यकीन था कि शायद वो मेरे लिए ही आया है। मैंने चुपके से उसकी तरफ देखा और उसी पल हमारी नजरें टकरा गईं। लेकिन उसने तुरंत नजर फेर ली, जैसे मुझे पहचानता ही नहीं। और मैं भी उसके पास जाने वाला नहीं था, मगर लुइन ने मौका नहीं छोड़ा। वो मुझे खींचकर उसके सामने ले आया और बोला, मिस्टर जू, नमस्ते। मैं लियू जिन हूँ, जुआन एंटरटेनमेंट से एजेंट, और ये लिनन है, मेरा आर्टिस्ट।
इस सीरीज में 5th मेल लीड निभा रहा है। इतना कहकर उसने मुझे जल्दी से इशारा किया। ये कहते ही उसने जल्दी से मेरी तरफ इशारा किया और मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा, इसलिए मैंने मजबूरी में एक बनावटी मुस्कान के साथ उसे नमस्ते किया। हेलो मिस्टर जू। उसके काले चश्मे के पीछे छिपी आंखों में हल्की सी खिल्ली झलक रही थी और उसने बस धीमे से कहा। मिस्टर जू, ये एक छोटी कंपनी से नया आया है, आगे इसे थोड़ा गाइड कर दीजिएगा और ध्यान भी दिलाते रहिएगा। देख ही रहे हैं कितना अनाड़ी है। यू यिन को खुद ही बोलना पड़ा। युवा लोगों को हमेशा शॉर्टकट लेने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, उन्हें अपनी एक्टिंग स्किल्स पर काम करना चाहिए। प्रोफेशनल क्षमता बढ़ाना सबसे जरूरी है। जून की ठंडी आवाज में जरा भी नरमी नहीं थी और उसके इतना कहते ही माहौल अचानक भारी हो गया। सबकी नजरें हैरानी से मेरी तरफ उठ गईं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आमतौर पर लोग दिखावे की शांति बनाए रखते हैं। ऐसे में जून का यूं खुलकर किसी को नीचा दिखाना बहुत ही दुर्लभ था और सबके मन में यही सवाल था कि आखिर इस लिंडान ने ऐसा क्या कर दिया कि वो इतना नाराज हो गया। अगले ही पल सब लोग मुझसे थोड़ा दूर हट गए, जैसे मेरे पास खड़े होने से भी उन्हें खतरा हो, कहीं जून जैसे बड़े स्टार को नाराज ना कर दें। यू यिंग के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। शायद उसने भी ऐसा होने की उम्मीद नहीं की थी और जैसे ही जूयुन वहां से गया वो घबरा कर मेरी तरफ मुड़ी। लिन यांग, तुमने उसे नाराज कर दिया है, वो बहुत बड़ा स्टार है। मैंने हल्का सा भौं उठाकर कहा। मुझे मौका ही कब मिला उसे नाराज करने का? एक कर्मचारी होने के नाते मैं नहीं चाहता था कि ल्यूरियन से जुड़ी बात बाहर फैले और वैसे भी जून जैसा बड़ा स्टार, उसकी छोटी सी हरकत भी बड़ा हंगामा खड़ा कर सकती थी। सोचा नहीं था कि वो ऐसा इंसान निकलेगा। मैं तो उसे पहले बहुत पसंद करती थी, लियू यिन ने नाराजगी से कहा, लेकिन अपने आर्टिस्ट और अपने आइडल के बीच उसने बिना हिचकिचाए मेरा साथ चुना। उस घमंडी जून से तो अच्छा है मेरा अपना वफादार पप्पी ब्रदर, वो कहीं बेहतर है। फिर उसने खुद ही मुझे समझाया, छोड़ो भी, तुम्हारे वैसे भी ज्यादा सीन नहीं है और जूयुन के साथ तो एक भी नहीं है, आगे बस उससे दूर ही रहना। मैं भी यही सोच रहा था क्योंकि मेरा किरदार सिर्फ फीमेल लीड की यादों में आता था और जून के साथ मेरा कोई सीन नहीं था। तभी अचानक डायरेक्टर ने हाथ हिलाकर सामने खड़े उस हैंडसम लड़के को जोर से पुकारा। हाँ लिन यू, तुम ही हमेशा मेरे लिए अकेले रहोगे? और तभी ज़ेन यी फेन अचानक गुस्से में चिल्ला उठी। लिन यंगन, तुम कर क्या रहे हो? अगर एक्टिंग नहीं आती तो यहाँ से निकल जाओ, तुम्हें पता भी है तुम सबका समय बर्बाद कर रहे हो। उसकी इस तेज आवाज ने पूरे माहौल को एकदम सन्न कर दिया, जैसे पल भर में सब कुछ ठहर गया हो। अभी कुछ ही पल पहले लिन यांग ने बेहद शानदार एक्टिंग की थी, भावनाओं से भरी, पूरी ईमानदारी के साथ। फिर भी किसी को समझ नहीं आ रहा था कि डायरेक्टर का गुस्सा अचानक कहां से आ गया। सॉरी डायरेक्टर, ये मेरी गलती है, मैं दिल से माफी मांगता हूँ। ज़ेंग यी फेंग बाहर से सख्त दिखता था लेकिन अंदर से उतना ही नरम था। एक और टेक। मैंने अपनी भावनाओं को संभाला और फिर से पूरे दिल से किरदार में डूब गया। लेकिन उसके बाद चाहे मैंने जितनी भी कोशिश की, मैं ज़ेंग यी फेंग को संतुष्ट नहीं कर पाया। उसकी डांट हर बार और भी ज्यादा तीखी होती जा रही थी। धीरे धीरे सबको समझ आ गया कि गलती लिन यांग की एक्टिंग में नहीं थी, बल्कि डायरेक्टर जानबूझकर उसे निशाना बना रहा था। लियू यिंग, तुम आखिर करना क्या चाहती हो? ये किस तरह का एक्टर मेरे पास लेकर आई हो? ज़ेंग यी फेंग ने लियू जिन को बुलाकर सख्त लहजे में डांटा। मुझे ये एक्टर नहीं चाहिए, इसे अभी के अभी यहाँ से ले जाओ, बाद में मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का पैसा वापस कर दूंगा। लियू यिंग का चेहरा एकदम उतर गया। डायरेक्टर ज़ेन, मुझे इसका एक जवाब चाहिए। जवाब? किस बात का जवाब? इसकी एक्टिंग खराब है और अब तुम मुझ पर ही इल्जाम लगा रही हो। सच तुम खुद भी जानती हो। लियू यिंग भी पीछे हटने वालों में से नहीं थी, लेकिन ज़ेंग यी फेंग ने झुंझलाकर हाथ हिला दिया। यहाँ तमाशा मत बनाओ, इसे जल्दी से ले जाओ। सिस्टर लियू, रहने दीजिए। मैंने हल्के से उसका हाथ खींचकर सिर हिला दिया, क्योंकि मैं जानता था कि मेरा ज़ेंग यी फेन से कोई झगड़ा नहीं था। वो मुझे यूं ही टारगेट नहीं करेगा। साफ था कि पीछे से जो यून ही सारा खेल खेल रहा था। ये सीधा सीधा दबाव और बदमाशी थी। लियू यिंग की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। लिन, तुम फिक्र मत करो, अगर ये छोटी सी वेब सीरीज हाथ से निकल भी गई तो कोई बात नहीं, तुम्हारी ये बहन तुम्हारे लिए इससे भी बेहतर मौका ढूंढ कर देगी। मुझे सिस्टर लियू पर भरोसा था, इसलिए मैंने एक हल्की सी मुस्कान दिखा दी। फिल्म सिटी से निकलने के बाद भी लियू यिन का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। मैं तुम्हें पहले वापस छोड़ देती हूँ, उसने कहा। नहीं सिस्टर लियू, मुझे अभी यहाँ थोड़ा काम है। पिछली बार मैंने ऑनलाइन एक जगह देखी थी, लेकिन अभी तक फाइनल नहीं किया। वैसे भी आगे मुझे यहीं शूट करना होगा, तो पास में ही रहना बेहतर रहेगा। लियू यिन ने फिर पूछा, किसी मदद की जरूरत हो तो बताना। उसने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, नहीं बस छोटी सी बात है। ठीक है, फिर मैं कंपनी जाकर तुम्हारे कागजात संभाल लेती हूँ। लियू यिन के जाते ही वो भी मुड़ने ही वाला था कि तभी एक घमंडी अंदाज में एक मध्यम उम्र की औरत उसके सामने आ खड़ी हुई। तुम लिन यंगन हो ना? मेरे साथ चलो, मिस्टर जो तुमसे मिलना चाहते हैं। उसने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। आज से पहले जोन के बारे में उसकी कोई बुरी राय नहीं थी, लेकिन आज जो हुआ
उसने उसके मन में घिन भर दी थी। उसका स्वभाव भले ही शांत था, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसमें गुस्सा नहीं था। बहरे हो क्या? जल्दी मेरे साथ चलो, औरत ने उंगली उठाकर चिल्लाते हुए कहा। वो हल्का सा हंसा और बोला, अच्छा कुत्ता रास्ता नहीं रोकता। इतना कहकर वो एक तरफ हट गया और टैक्सी लेने के लिए बढ़ा। ये सुनते ही औरत का चेहरा गुस्से से हरा पड़ गया। उसने झट से उसका हाथ पकड़ लिया। किसे कुत्ता कहा तुमने? अब उसका धैर्य टूटने लगा था। मेरा हाथ छोड़ो। लेकिन औरत और भड़क उठी। नहीं छोड़ूंगी। मिस्टर जू ने तुम्हें बुलाया है। ये तुम्हारी 8 जन्मों की किस्मत है। तुम्हारे जैसे लोग कुछ भी नहीं होते। अगर मिस्टर जू की मेहरबानी ना होती तो तुम जिंदगी में उनसे कभी नहीं मिल पाते, और ऊपर से तुम एटीट्यूड दिखा रहे हो। तभी अचानक जोयुन वहां आ गया। औरत ने तुरंत शिकायत की, मिस्टर जो, ये लड़का बहुत एहसान फरामोश है। इसने आपका बुलावा तक ठुकरा दिया। जोयुन के होठों पर हल्की सी तंज भरी मुस्कान आ गई। लिन यांग, क्या तुम मुझसे लियू रुयान के बारे में बात नहीं करना चाहते? उसने ठंडे लहजे में जवाब दिया। ये बात करने की जगह नहीं है। कैफे में बैठकर उसने सीधा जून की आंखों में देखा। क्या बात करनी है? जून ने व्यंग भरे चेहरे के साथ कहा। आज जो हुआ तुमने देखा। मैंने बस जेनिफेन से इतना कहा कि मुझे तुम पसंद नहीं हो, और उसने तुरंत तुम्हें बाहर निकाल दिया। फिर उसकी नजरें तेज हो गईं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम, मैं और लियू रुयन एक ही दुनिया के लोग हैं? उसने भौहें सिकोड़ ली। तुमने मुझे यहां सिर्फ अपनी औकात दिखाने के लिए बुलाया है। जून ने उंगली हिलाते हुए हंसकर कहा, तुम उसके लायक भी नहीं हो। मैंने तुम्हें यहां सिर्फ एक बात बताने के लिए बुलाया है। इस दुनिया में कोई परी कथा नहीं होती। एक राजकुमारी कभी किसी मेंढक से प्यार नहीं करती, और मेंढक कभी राजकुमार नहीं बन सकता। लियू रुयान ने तुमसे शादी सिर्फ इसलिए की थी ताकि तुम्हें मेरा बदला बना सके। ये बात तुम खुद भी जानते हो। अब जब मैं वापस आ गया हूं तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा उसके पास रहना सही नहीं है? उसने सिर उठाकर शांत स्वर में कहा, तुम ज्यादा सोच रहे हो। मुझे हमेशा अपनी जगह पता रही है, और मैंने कभी किसी का बोझ बनने की कोशिश नहीं की। जून की मुस्कान और गहरी हो गई। तो बेहतर होगा कि तुम तुरंत उसके घर से निकल जाओ। मुझे पसंद नहीं कि कोई भी आदमी उसके ज्यादा करीब रहे। उसने बिना झिझक जवाब दिया। मैं पहले ही नया घर ढूंढ रहा हूं। ये सुनकर जून ने अपना फोन निकाला, स्क्रीन ऑन की और उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये आज मेरे और लियू रुयन के बीच हुई बातें हैं, खुद देख लो। उसने नजर झुकाकर मैसेज पढ़ना शुरू किया। क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने तक इंतजार करोगी उसे घर से निकालने के लिए? तुम्हें पता है उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हें उससे लगाव हो गया हो? आखिर वो भी काफी हैंडसम है। नहीं, हमारे बीच सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट का रिश्ता है। मैं कोई निर्दयी इंसान भी नहीं हूं। आखिर उसने 3 साल तक तुम्हारा ख्याल रखा है। अगर तुम सच में नहीं चाहती कि वो जाए तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन मुझे बहुत असहज लगेगा। मैं समय निकालकर उससे साफ साफ बात कर लूंगी। ज्यादा मत सोचो। मेरे लिए वो बस एक रूममेट है जिसके साथ मैं कई सालों से रह रही हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं। सारे मैसेज पढ़ने के बाद उसका मन दोबारा उन्हें देखने का बिल्कुल नहीं हुआ, और उसने फोन वापस धकेल दिया। दिल के अंदर एक अजीब सी कसक उठी। रूममेट, हाँ, यही सच था। पूरे 8 साल एक ही छत के नीचे रहते हुए भी उनके बीच जैसे कोई रिश्ता था ही नहीं। हमेशा वही एक तरफा उसकी देखभाल करता रहा, और उसकी तरफ से कभी कोई जवाब नहीं आया, सिवाय उसके जन्मदिन पर 2 घड़ियां खरीदने के। उसने कभी सच में उसकी परवाह नहीं की। शायद 8 साल साथ रहने वाले असली रूममेट्स भी इतने बेपरवाह नहीं होते। पंक्तियों के बीच छुपा हुआ लियू रुयन का द्वंद्व साफ महसूस हो रहा था। वो चाहती थी कि वो चला जाए, लेकिन उसका नैतिकता का बंधन उसे ये बात साफ कहने नहीं दे रहा था। पता नहीं क्यों, वो खुद भी कई बार जाना चाहता था, लेकिन हर बार उसने उसे रोक लिया। आखिर वो सोच क्या रही थी, या फिर बस फैसला लेने की हिम्मत नहीं थी? इस बार बेहतर यही होगा कि वो बिना कुछ कहे चुपचाप चला जाए और बाद में उसे बता दे। उसी समय लियू ग्रुप की 79वीं मंजिल पर प्रेसिडेंट ऑफिस में लियू रुयन फोन पर थी। डॉक्टर हियान, हालत कैसी है? माफ कीजिए प्रेसिडेंट लियू, स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है। मरीज के फेफड़ों की समस्या बहुत गंभीर है और इलाज में काफी देर हो चुकी है। मैंने कहा था कि पूरी तरह ठीक हो सकता है, लेकिन असल में शायद उसके पास सिर्फ 2 महीने का समय बचा है। फोन के दूसरी तरफ से डॉक्टर हियान की धीमी सी आह सुनाई दी, और उसी पल लियू रुयन का चेहरा ठिठक गया। कोई और तरीका नहीं है? पैसे की चिंता मत कीजिए। उसकी आवाज में हल्की घबराहट थी। उधर से जवाब आया, इस बीमारी का इलाज फिलहाल न देश में है न विदेश में। अगर पर्याप्त पैसा लगाया जाए तो बस थोड़ा समय बढ़ाया जा सकता है, लेकिन मरीज को और ज्यादा तकलीफ सहनी पड़ेगी। ये सुनकर लियू रुयन काफी देर तक खामोश रही, फिर धीमे स्वर में बोली, डॉक्टर हियन, आप इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। मैं आपसे विनती करती हूँ, पैसे की चिंता मत कीजिए, उसे सबसे अच्छी दवा दीजिए। ठीक है, मुझे समझ आ गया क्या करना है।
कॉल खत्म होते ही लियू रुयन कुर्सी पर ढह सी गई। पता नहीं क्यों उसी क्षण उसके दिल में तेज धड़कन उठी और गहराई से एक हल्का मगर चुभने वाला दर्द उभर आया। अनजाने में उसे वो दिन याद आ गया जब जून ने ठंडे और दृढ़ स्वर में उससे रिश्ता खत्म करने की बात कही थी और फिर विदेश पढ़ने चला गया था। उस दिन वो अपनी सबसे अच्छी दोस्त जून के साथ बार गई थी, अपने दुख को शराब में डुबोने के लिए। उसे कभी पीना पसंद नहीं था, खासकर नशे की हालत से तो उसे नफरत थी। लेकिन उस दिन उसने एक के बाद एक कई पैग पी लिए, जैसे सिर्फ इसी तरह वो दिल के दर्द को भुला सकती थी। तभी उसकी नजर स्टेज पर पड़ी। लिन यांग पूरी शिद्दत से गा रहा था। उसकी आवाज बेहद नरम थी, जैसे किसी के जख्मों पर मरहम रख रही हो। सिर झुकाकर गिटार बजाते हुए उसका साइड प्रोफाइल जोयुन से मिलता जुलता था और उसी धुंधले पल में वो छवि उसके दिल में बसे उस साये के साथ घुल गई। अचानक उसके दिल के घाव जैसे धीरे धीरे भरने लगे, सिर्फ उसकी आवाज सुनकर। उसके बाद से जो इंसान कभी बार नहीं जाता था, वो हर दिन उसी जगह आने लगा, सिर्फ लिन यांग के स्टेज पर आने का इंतजार करने के लिए, उसे देखते हुए, उसकी आवाज सुनते हुए। सिर्फ उन्हीं पलों में उसका जख्मी थका हुआ दिल थोड़ी शांति, सुकून और राहत पा पाता था। बाद में उसने मैनेजर के जरिए उसके बारे में और जानकारी हासिल की। उसका नाम लिन यांग था, एक नया ग्रेजुएट जिसने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। पैसों की सख्त जरूरत के कारण वो दिन में फोटोग्राफी मॉडल के तौर पर कई काम करता, एक शूटिंग सेट से दूसरे सेट तक भागता रहता और रात में बार में गाना गाता था। ठीक उसी समय उसका परिवार भी उस पर शादी के लिए दबाव डाल रहा था। उसी रात जब लिन यांग गाना खत्म करके जाने ही वाला था, लियू रुयन ने उसे एक प्राइवेट रूम में बुलाया और उसके सामने वो कॉन्ट्रैक्ट रख दिया। आज भी उसे उस पल की याद है। लिन यांग के चेहरे पर हैरानी और खुशी साफ झलक रही थी। उसने पूरी गंभीरता से वादा किया था कि वो एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट वाला पति बनेगा, और सच में इन सालों में उसने एक भी कमी नहीं छोड़ी। उसकी जिंदगी के हर छोटे बड़े पहलू का ध्यान रखा। लियू रुयन ने फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। रोहन, आज अचानक मुझे कॉल करने की क्या वजह है? उधर से हल्की हंसी के साथ आवाज आई। सिलन, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। क्या तुम्हारे यूके में कोई संपर्क है? क्या तुम मेरे लिए फेफड़ों के किसी विशेषज्ञ को ढूंढ सकते हो? दूसरे देशों में भी चलेगा, पैसे की कोई समस्या नहीं है। कुछ पल खामोशी रही, फिर जवाब आया। रोहन, तुम्हें क्या हुआ है? मुझे नहीं, मेरे एक दोस्त को फेफड़ों की बीमारी है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, कुछ मिला तो तुम्हें कॉल करूंगा। इस बीच उसने फिल्म और टीवी सिटी के आसपास हर जगह ढूंढा, लेकिन कोई ठीक ठाक घर नहीं मिला। इसलिए उसने 2 एजेंसियों में अपनी जानकारी दर्ज करवा दी। फिर उसने ग्रैंडपा चैन की देखभाल करने वाली आंट टैन को कॉल किया, हालचाल पूछा, और जब ये यकीन हो गया कि सब ठीक है, तब वो चैन से घर लौटा। इस बार उसने ठान लिया था, उसे यहाँ से जाना ही है। सामान पैक करने के बाद उसने पास के एक सस्ते होटल में कमरा लिया। रात को वो वहीं बैठकर इंस्टेंट नूडल्स खा रहा था। तभी अचानक लियू रुआ का फोन आ गया।